Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. So in today's Indian Express newspaper, we are going to discuss two very important topics. First article is about economy and it tells us about the high inflation rate which is retail inflation rate. तो चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल की। सबसे पहले बात ये करते हैं कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अगस्त महीने में एक डेटा जारी किया है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, और ये जो डेटा है वो रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि 6.8% का रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कि जुलाई में 7.4% था। मतलब एक महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। अगर हम बात करें रिटेल इन्फ्लेशन की, तो रिटेल इन्फ्लेशन की जो लिमिट है वो सेट की गई है 4% से 6% के बीच में, 2% से 6% के बीच में। 4% आइडियल केस होता है, उससे 2 यूनिट नीचे और 2 यूनिट ऊपर, ये इन्फ्लेशन का रेट हमने डिसाइड किया है। इन्फ्लेशन को जब हम मेज़र करते हैं तो 2 तरीके होते हैं, एक है होलसेल इन्फ्लेशन रेट और दूसरा होता है रिटेल प्राइस का इन्फ्लेशन रेट। होलसेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस से बढ़ेगा तो जो दुकानदार है, जो होलसेल में सामान खरीदता है, उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। हालांकि वो असर हमारे ऊपर भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जब हम यही बात रिटेल इन्फ्लेशन की करते हैं तो ये सीधे सीधे कंज्यूमर्स को प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन तो आपको पता ही होगा, वो बताने की ज़रूरत है नहीं। अब 6.8% से इन्फ्लेशन रेट का मतलब है कि जो सामान 100 रुपये में मिलता था पिछले साल अगस्त में, वो सामान अब हमें इस वर्ष अगस्त में मिल रहा है 106 रुपये 8 पैसे का। आइडियल लेवल इन्फ्लेशन का क्या है ये मैंने आपको बता दिया, 4% आइडियल है, लेकिन 2 से 6% आरबीआई का कंफर्ट जोन है, उसमें ये रखने का हमारा टारगेट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फूड इन्फ्लेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो फूड प्राइसेस हैं वो भी समय समय पे बढ़ती हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, और जब डिमांड किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा। इन्फ्लेशन फूड प्राइस पे 9.9 तक भी रहा है अगस्त में। जुलाई में ये 11.5% था। और फूड आइटम्स जो हैं वो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका 46% फूड आइटम से ही डिसाइड होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो भी इससे डिसाइड होता है। अब हम बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो यहाँ एक चार्ट आपको दिया हुआ है। ये इन्फ्लेशन रेट बताता है कि मई 2023 में 4.31% की इन्फ्लेशन रेट थी, जो कि हमारी 2 से 6% की लिमिट के टारगेट के बीच में थी। मतलब ठीक है, आइडियल कंडीशन है। लेकिन अभी 6.83 है, इसका मतलब आइडियल कंडीशन से थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई है। 6 होना चाहिए था, पर अभी कोई बात नहीं, जो है वो है। एलपीजी की प्राइस कट हुई है, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना में भी कट हुई है और जनरली भी कट हुई है 200 रुपये से। इसका भी असर पड़ने वाला है। इसका क्या असर पड़ेगा? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया है कि हाउस होल्ड सर्वे किया 2022-23 में, और एक इंडियन फैमिली जो है वो 8500 रुपये अपने कुकिंग फ्यूल पर एनुअली खर्च करती है। ये एलपीजी सिलेंडर्स का भी एवरेज इसमें है। 6 सिलेंडर्स को इन लोगों ने काउंट किया है और उसके हिसाब से ये डेटा निकाला गया है। तो एज ए प्रोपोर्शन अगर हम देखें एक्सपेंडिचर का कुकिंग फ्यूल में, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 14% का रिलीफ मिलेगा अगर ये जो एलपीजी का प्राइस कट हुआ है इसके आधार पे हम बात करें। तो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स की बात करें तो इंडिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है? तो हाई रिटेल इन्फ्लेशन से। अब ये जो चार्ट है, उस चार्ट के माध्यम से ही हमने देखा कि ऑफन ये 6% से ज़्यादा ही रह रहा है, जबकि टारगेट कुछ और है हमारा। तो इसको सुधार करना पड़ेगा। इसको सुधार करने के लिए इन्फ्लेशन रेट को कहाँ लाना पड़ेगा? इन्फ्लेशन रेट को हमें लाना पड़ेगा 2% से 6% के बीच में। अब ये जैसे कि हर महीने का ये डेटा आएगा तो आपको डेटा याद नहीं करना है, बस एक हल्की फुल्की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा नया वाला, तब इसको डिटेल में आपको देखना होता है। बाकी ये किसी काम का होता नहीं है, पर हाँ एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल एक्सप्लेन सीरीज़ का। फ्रेंड्स, एक्सप्लेन सीरीज़ के दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है G20's क्लाइमेट एक्शन प्रॉमिस। G20 की कंट्रीज़ ने बहुत सारी बातें की, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से लेकर, और तमाम सारी चीज़ें आपने देखी हैं जो इस बार के G20 समिट में बाहर आई हैं।
इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एक्शंस लेने हैं उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में सबसे पहली लाइन जो है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। द ओनली न्यू एंड क्लियर डिलीवरेबल ऑन क्लाइमेट एक्शन एट द रिसेंट G20 समिट वॉज अ कमिटमेंट टू वर्क टूवर्ड्स ट्रिपलिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। 2030 तक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करने की बात की गई है। हम अगर भारत की बात करें तो 2015 से 21 के बीच में ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंडिया डबल कर चुका है। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि ये जो G20 है ग्रुपिंग, इसने जो क्लाइमेट फ्रंट पे बात की है, ये किसके लिए दिक्कत दे सकती है? तो ये दिक्कत देगी रशिया के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए, क्योंकि ये ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है तेल बेचने से, तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल बेचने से। अब आप समझिए कि जैसे ही वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा, इनका जो व्यापार है वो अल्टीमेटली गिरेगा, और जब इनका व्यापार गिरेगा तो ये उसके पक्ष में तो होंगे नहीं। बात करते हैं इंडिया की, चाइना की। तो इंडिया और चाइना के लिए ये विन विन सिचुएशन है, इन दोनों कंट्रीज़ को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि इसका पैराग्राफ यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें कुछ डेटा दिया है, आप देख सकते हैं कि 7 ईयर्स में हमने डबल तो किया ही है। रिन्यूएबल एनर्जी 3400 गीगावाट है, 2022 में 295 गीगावाट का नया कैपेसिटी एक और जोड़ा गया है। तो ट्रिपल करना है अगर हमारी टोटल कैपेसिटी को 2030 तक, तो 1000 वाट तक इसको और गीगावाट को ऐड करना होगा। 1000 गीगावाट तो हर साल कैपेसिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके ये होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इंडिया कर ही सकता है। कैसे करेगा इस आर्टिकल में आगे बताया गया है। तो ट्रिपलिंग रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030 इज़ एन एम्बिशियस येट अचीवेबल गोल, अचीव किया जा सकता है। एनुअल कैपेसिटी को डबल किया है हमने 2015 से 22 के बीच में, अब 2030 तक हम इसको ट्रिपल करेंगे, ये हमारा ये नया टारगेट सेट हो गया। अब ये इम्पॉर्टेंट है, आप समझिए कि ISA का इसमें क्या रोल है। इंडिया चूँकि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत भी इंडिया ने की थी, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी की कैपेसिटी जैसे जैसे इंडिया अपनी बिल्ड करेगी, जैसे जैसे उसमें इन्हांस करेगा इंडिया, वैसे वैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, और जो ट्रिपलिंग का टारगेट 2030 तक है वो हम कर सकते हैं। About 135 countries have promised to create or enhance their renewable energy capacities। ये यहाँ पे एक डेटा है। चाइना जो है वो अकेले 50% ग्लोबल कैपेसिटी का एडिशन लास्ट 5 ईयर में कर चुका है। चाइना ने अकेले 140 गीगावाट मतलब लगभग 48% इंस्टॉल्ड कर लिया है वर्ल्ड की कैपेसिटी का। ट्रिपलिंग जो टारगेट है ये बिना डेवलपिंग कंट्रीज़ की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। अफ्रीकन यूनियन को इसमें जोड़ा गया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ने से एक फ़ायदा इसको भी अचीव करने में होगा। और जैसा कि COP28 के क्लाइमेट चेंज मीटिंग दुबई में इस साल हुई, उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया है, वो भी आप एक बार देख लेंगे कि ग्लोबल ओनरशिप के बारे में कुछ बात करता है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, तो 2015 में बना था। फिर इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। अजय माथुर इस समय इसके डायरेक्टर जनरल हैं। G20 की प्रेसिडेंसी से इंडिया में ये जो बातें हुई हैं क्लाइमेट एक्शन को लेकर, तो इंडिया की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो इसलिए इंडिया इसके ISA की सहायता से इसको पूरा करेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को एक बार ज़रूर देखते हैं। Throughout the year, the International Solar Alliance has worked with G20 presidency towards fast-tracking development in the G20 and globally, while also mitigating climate change by promoting solar utilization. This can be done in 3 ways. पहला वे क्या है? First, we need to build the knowledge and capacity of all countries to produce, transport and use low and zero carbon hydrogen. ISA ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है इसके लिए, तो मेंस आंसर राइटिंग का पहला पॉइंट यहाँ से। दूसरा पॉइंट है कि हमें सोलर मिनी ग्रिड्स को यूनिवर्सल एक्सेस देना होगा। हालांकि ये एक्सपेंशन जो है इसको बढ़ावा देना थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, लेकिन इससे अल्टीमेटली फ़ायदा तो होगा ही। उसके बाद बात करते हैं तीसरा जो है वो क्या है। थर्ड एक्शन इज़ टू बिल्ड एंटरप्रेन्योर्स इन दीज कंट्रीज हु कैन with help become the Amazons of tomorrow, supplying solar energy across countries and regions. We have recently identified and are strengthening 20 solar startups in Africa.
तो 20 सोलर स्टार्टअप्स अफ्रीका में शुरू किए जा रहे हैं, इसके बारे में बताया। अमेरिका में भी, कैरिबियन रीजन में भी किए जा रहे हैं। अगला जो चैलेंज है फंड्स से रिलेटेड चैलेंज हो सकता है और कुछ अदर चैलेंजेस भी इसमें बताए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है, ये वाला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अदर बिग चैलेंज ऑफ कोर्स इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू IRENA आउटलुक, investments of about 5.3 trillion US dollar would be required per year till 2050 to enable the energy transition that will limit the global rise in temperature to within 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे बड़ा जो हर्डल है वो फाइनेंस का हर्डल है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर अर्थ के टेम्परेचर को राइज होने से रोकना है एज पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो ये बात समझना होगा कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी 5.3 ट्रिलियन US डॉलर पर ईयर खर्चा करना पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है इसमें। फिर बताया गया है, बट इवन इफ द ट्रिपलिंग टारगेट इज अचीव्ड बाय 2030, अगर अचीव कर लेते हैं, इट अलोन वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं ट्रिपलिंग वाला, तब भी ये नहीं समझना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो अर्थ का टेम्परेचर है हमें राइज होने से रोकना है, वो इससे अकेले इससे अचीव नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो भी ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, उसको रोकना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके हर्डल हैं। ऑफकोर्स G20 क्लाइमेट डिसीजन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोरम नहीं है, इसके लिए COPs होती हैं, क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, उसमें डिसीजन लिया जाता है। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि दैट इज़ व्हाट द फोरम हैज़ डिसाइडेड टू डू विद प्रॉमिस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी साइड। मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा कदम इसको मानेंगे अगर ये अचीव होता है। इसके हर्डल्स क्या हैं, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ये आपको बता दिया गया है। आप चाहें तो एक ये भी पढ़ सकते हैं, टैक्स ऑन डीजल व्हीकल पर एक आर्टिकल है, ये पढ़ लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस की आज की सीरीज में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।